स्क्रीन दिखाई पड़ रही है ना आपको? हम लोगों ने लास्ट टाइम यही पढ़ा था कि इस तरीके से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में only PS1 is involved. In non-cyclic photophosphorylation, PS1 and PS2 both are involved. यहाँ पर वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी यहाँ दूसरे में क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर टू जनरेट प्रोटॉन एज वेल एज ऑक्सीजन। And the second point is that there is a NADPH is not synthesized. NADPH क्या है आपका, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट निकोटिनामाइड। और यहाँ पर क्या होता है, NADPH सिंथेसाइज होता है, ये बेसिक पावर होता है हमारा, used to produce additional ATP in order to meet cell energy demand, and products can be used for the light independent reaction. सारी चीजें आपको लास्ट में, ठीक है भाई? मॉर्निंग। ये हो गया तो मैं आगे चलूं बेटे? सर 1 मिनट। यार आईपैड तो विजिबिलिटी बड़ी अच्छी दिखती है ना? हमारा वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा जल्दी तो और बढ़िया क्लास होगी। हो गया सर। गुड आफ्टरनून सर। बेटे टाइम पे क्या तो आ जाए यार, ये लोग धीरे धीरे आते हैं, इसको करो। चलो बेटे, लाइट रिएक्शन हो गया था। लाइट रिएक्शन के बाद आज हम जो बात करेंगे वो है हम डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होगा कि जो भी लाइट रिएक्शन में हमने काम किया था, जो भी एनर्जी हमने बनाई थी, एक्सीलरेटरी पावर हमने बनाया था, उसका हम यहाँ पर यूटिलाइजेशन करेंगे डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारा डार्क रिएक्शन है, हेडिंग डालेंगे हम लोग डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। एंड दिस केल्विन साइकिल इज अ बायोसिंथेटिक फेज। इट इज अ बायोसिंथेटिक फेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोसिंथेटिक? बायोसिंथेटिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर किसी चीज से हम सिंथेसिस किस चीज की करेंगे, हम सिंथेसिस करेंगे ग्लूकोज। ठीक है,
बायोसिंथेटिक फेज है ये। एक एक लाइन आप ध्यान दीजिएगा और ये एक एक लाइन आपको लिखना है एग्जाम में अगर आता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये होगा आपके इट अकर्स इन स्ट्रोमा। कहाँ पर होता है ये? स्ट्रोमा में। पहली चीज ये होगा आपके स्ट्रोमा में, ठीक है। दूसरी चीज, वाई दे आर कॉल्ड डार्क क्रिएशन, बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ सनलाइट, देयर इज नो यूज ऑफ सनलाइट। यहाँ पर की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा? डार्क रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला एम क्या होता है डार्क रिएक्शन का? डार्क रिएक्शन का जो हमारा एम है वो होता है टू फिक्स दी कार्बन डाइऑक्साइड, टू फिक्स दी कार्बन डाइऑक्साइड। आप किसमें फिक्स करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस करवाते हैं शुगर में। एस्टर O6, ठीक है। C6 एस्टर O6 में। अरे माइक बंद कर दो भाई, मैं रिमूव कर दूंगा बेटे आपको, ठीक है। तुम लोगों ने जो सब्जी मंडी बना, एक एक को रिमूव करूंगा मैं अगर शोर आया तो आपकी तरफ से। क्या बताया मैंने? देखो, खाला जी का घर बना लिए हैं, 3:11 हो गया, सब अभी आए 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 जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। मजाक बना रखा है। अभी देखो कौन कौन आया है। अब पलक आई है, अंशिका, दीप्ति, धनंजय, कीर्ति, प्रियांशु, सलोनी, सुहानी, ठीक है। अभी अंकुर, अरुण, इन सब का पता नहीं है, कोई बात नहीं। पहला एम क्या था हमारा? पहला एम डार्क रिएक्शन का ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है, किसमें बेटा? इसमें, ठीक है। इसमें फिक्स करना है, किसमें? आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। तो ये आपका क्या है बेटा? ग्लूकोज है। देखो, शुरू से हम बताते हुए चले आए हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका कहाँ से मिला था? ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आया था और हमने ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया। अब ये जो है आपका सिंथेटिक फेज है और ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है बेटा? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्यों ये फोटोसिंथेसिस है? क्योंकि इसमें इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें? ग्लूकोज का फॉर्मेशन। जल्दी से लिखो इसको। लिख लिया सर। अब देखिए, एक पॉइंट लिखिएगा, इन मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट, इन मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट, Good afternoon, sir. आफ्टर इन मेजॉरिटी प्लांट्स, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है बेटे, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उस प्रोसेस को कैल्विन साइकिल। दिस कैल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज द C3 साइकिल। क्यों C3 साइकिल है? बिकॉज in this cycle, the first stable product, is of 3 carbon compound. पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या? जो पहला कंपाउंड बनता है इसमें C3 साइकिल में क्या होता है? पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसीलिए इस साइकिल को क्या बोलते हैं बेटा? C3 साइकिल, ठीक है।
अच्छा, C3 साइकिल में एक ड्रॉबैक ये है, एक ड्रॉबैक ये होता है जिसमें C3 साइकिल चलती है जिन प्लांट्स में, ड्रॉबैक ये है कि इन प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर C3 साइकिल चल रही होती है, प्लांट्स में जिसमें C3 साइकिल चल रही होती है, इन प्लांट्स में C3 साइकिल के साथ साथ C2 साइकिल भी चलती है। C2 साइकिल भी चलती है। अब ये जो C2 साइकिल होती है ये आपकी वेस्टफुल साइकिल है। ये क्या है आपकी वेस्टफुल साइकिल, ये आपकी वेस्टफुल साइकिल, और यही C2 साइकिल जो है C3 प्लांट की वीकनेस भी है। तो हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे इकोसिस्टम में इस वीकनेस को दूर करने के लिए, इस वीकनेस को दूर करने के लिए हमारे प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन हुई। जैसे कि एक बार ने कई बार बताया है कि डार्विन ने क्या कहा था, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। तो जो मॉडिफिकेशन होता है, जो मॉडिफिकेशन होता है वो मॉडिफिकेशन हमेशा अच्छे के लिए होता है। क्या मॉडिफिकेशन करवाते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई आपने आईफोन चलाया है ना, आईफोन 6 आपने, लेकिन आज आईफोन कौन है, आज आईफोन आप 12 चला रहे हो, ठीक है। तो आईफोन 6 खराब नहीं है, लेकिन आईफोन 6 में जो चीजें कमी है, जो कमी रही है इसके अंदर, उसको आपने मॉडिफाई कर आईफोन 12 बनाया, है ना। तो यानी यहाँ पर जो वीकनेसेस थी आईफोन 6 में, उसको आईफोन 12 में आपने उस वीकनेस को दूर किया। अब जब नेक्स्ट जनरेशन का फोन आएगा उसमें आईफोन 12 में जो वीकनेस रहेगी उसको दूर करके हम आगे लेकर चलेंगे। तो कुल मतलब ये है कि जो भी वीकनेसेस रहती है उस वीकनेस को दूर करके जो नई चीज देखते हैं उसका क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। और ये जो मॉडिफिकेशन होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, ये खराब चीज के लिए मॉडिफिकेशन हम नहीं करवाते। तो मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या हुआ, मॉडिफिकेशन टू ओवरकम, मॉडिफिकेशन टू ओवरकम weaknesses of C3 साइकिल। क्या वीकनेस थी, वीकनेस थी ये C2 साइकिल, ठीक है। तो क्या किया हमने, देखिए किया ये हमने, मॉडिफिकेशन क्या आया, मॉडिफिकेशन आया एक आपका C4 प्लांट आया, C3 प्लांट C4 साइकिल है, C4 प्लांट के अंदर जो साइकिल चलती है वो C4 साइकिल होती है, और आपके हैच एंड फ्लैग में, हैच एंड फ्लैग में, इसलिए इसको हम बोलते हैं हैच एंड फ्लैग साइकिल, इसको हम कहते हैं हैच एंड फ्लैग साइकिल, ठीक है। एक मॉडिफिकेशन और हुआ, वो मॉडिफिकेशन क्या थे, वो मॉडिफिकेशन था कैम प्लांट का मॉडिफिकेशन था, CAM कैम, कैम स्टैंड ग्रेजुलेशन, ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये जो वीकनेसेस थे आपके C2 साइकिल में, जो C2 साइकिल चलती थी, उस वीकनेस को दूर करने के लिए ये काम किया गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं। एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं डाउन करिएगा आप। एक एंजाइम है आपका RUBP, एंजाइम कौन सा है आपका RUBP। RUBP का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हमें। RUBP का मतलब होता है राइबो राइबोलोज, 16 राइबोलोज बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ये इसका नाम होता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है। ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है डबल काम करता है, ठीक है। ये चूंकि आपका 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, कितने कार्बन वाला बेटे, 5 कार्बन वाला ये कंपाउंड। तो ये RUBP जो है, आप देखिए RUBP ये बनता कैसे है, देखिएगा ध्यान से।
एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आया हमारा। इस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारा जो एंजाइम है, आरयूबीपी प्रोडक्ट है, सॉरी मैंने इसके एंजाइम कहा था, इसके साथ एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम होता है रूबिस्को। क्या नाम है उस एंजाइम का? रूबिस्को। ठीक है, जो रूबिस्को एंजाइम मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है इन द वर्ल्ड। तो रूबिस्को एंजाइम क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के, इसके साथ मिलकर के क्या बनाता है बेटा? आरयूबीपी बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? आरयूबीपी बनाता है। और फिर होगा क्या कि ये आरयूबीपी की आगे चल करके कन्वर्ट होता है इसमें बेटा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या ये आपका है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये है आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये फॉस्फो है आपका 3 कार्बन वाला कंपाउंड। तो अब चूंकि ये 5 कार्बन वाला है आरयूबीपी, है ना, ये 5 कार्बन वाला आरयूबीपी और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन वाला है। तो 2 कार्बन को बैलेंस करने के लिए एक और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। वो 2 कार्बन वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो C2 साइकिल के थ्रू बनता है, और वो 2 कार्बन वाला होता है फॉस्फो फॉस्फो ग्लाइकोलिक एसिड। ये बनता है ग्लाइकोलिक एसिड 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये जो फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड है, जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। इसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इस फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू ही आपका क्या बनता है बेटा? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को हम बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। दिस इज नोन एज द वारबर्ग इफेक्ट। ये क्या है आपका? वारबर्ग इफेक्ट। ठीक है, देखिए आपका ये जो वीपी एंजाइम है, ये एंजाइम, ये वाला, ये रूबिस्को आपका, ये रूबिस्को जो एंजाइम है आपका, ये रूबिस्को जो है डुअल फंक्शन को परफॉर्म करता है। कैसे फंक्शन को परफॉर्म करता है बेटा? डुअल फंक्शन। कैसे? देखिए, ये लिख लिया अभी आपने? Yes, sir. सभी लिख लिया इसको? Yes, sir. Yes. हमने कहा कि ये जो रूबिस्को है ये डुअल फंक्शन को परफॉर्म करता है। कैसे? देखिएगा, ये लिखा हुआ है आपका रूबिस्को, RUBISCO। ये आखिरी के 2 वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए आप, आखिरी के 2 वर्ड पर ध्यान दीजिए, C और O। C स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलेशन और O स्टैंड फॉर द ऑक्सीजनेशन। ठीक है, इसका मतलब ये एंजाइम डुअल फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, डुअल फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा? ऑक्सीजनेशन भी परफॉर्म करेगा और कार्बोक्सिलेशन भी परफॉर्म करेगा। अगर ध्यान दीजिएगा सर, अगर देखिए, अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन आपके पास ज्यादा है, तब आपका क्या होगा? तब आपका जो रूबिस्को है, रूबिस्को एक्ट कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस
with RUBP. कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तब ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलेशन शो करेगा इसके साथ, RUBP के साथ। और अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और CO2 का लेवल कम है तब आपका रुबिस्को एक्ट करेगा। ऐसा प्रोसेस ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। ये बहुत कंसेप्चुअल बातें हैं, याद रखिएगा। ऑक्सीजनेशन विद RUBP, ठीक है। क्या शो करेगा बेटा, ये शो करेगा ऑक्सीजनेशन का, ठीक है। अब आप समझिए, ये पीछे वाले में आप देखिएगा, हमने आपको बताया था कि ये जो RUBP है इसका 3 कार्बन तो इस्तेमाल हो गया किसमें, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनाने में, लेकिन ये 2 कार्बन इस्तेमाल हो रहा है कहाँ पर, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनाने में जा रहा है। लेकिन ये फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड का कोई ऐसा रोल हमें देखने को नहीं मिलता। तो एक पॉइंट यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, वो पॉइंट ये होता है कि आपका ये वार्बर गिफ्ट है जिसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। जो फोटो रेस्पिरेशन हम कह रहे हैं, तो बेटे ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये आप प्रोसेस है। कैसा है ये आपका डबली वेस्टरी प्रोसेस है। क्यों इसको डबली वेस्टरी प्रोसेस कह रहे हैं? पहली चीज ये है कि अगर ये प्रोसेस होता है तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो स्टॉप कर जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। फोटोसिंथेसिस में क्या होती है बेटा, स्टॉप कर जाएगी, पहली चीज। दूसरा, इसमें क्या खतरनाक इफेक्ट होगा, खतरनाक इफेक्ट ये होगा कि जो एसिमिलेटिव पावर हमने बनाई थी, पावर मतलब आपने जो बनाया था ना NaH और हमने जो ATP बनाई थी, इनका कोई हमें इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे या नहीं हो पाएगा बिल्कुल। इसीलिए WH2 प्रोसेस होता है हमारा फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये नोट करने वाली होती है, ये होती है कि जो आपका वार्बर इफेक्ट है या फोटो रेस्पिरेशन, हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा वार्बर इफेक्ट। हमने कहा क्या, वार्बर इफेक्ट। और ये जो वार्बर इफेक्ट है मेनली फाउंड इन C3 प्लांट, ठीक है। इसमें मिलता है बेटा, मेनली फाउंड इन C3 प्लांट। These are mainly found in C3 plant. ये मेनली किसमें मिलते हैं बेटा, C3 प्लांट में मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम पढ़ने वाले ठीक है। C3 साइकिल में 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला मेन स्टेप कौन सा है, नंबर स्टेप कौन सा है, नंबर 1 स्टेप उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। नंबर 2 स्टेप इसमें आता है तो हम बोलते हैं रिडक्शन। नंबर 3 स्टेप क्या होता है इसमें, रीजनरेशन ऑफ RUBP। तीसरा जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ RUBP। ये 3 मेन स्टेप्स, ठीक है। C3 साइकिल का जो मेन मकसद होता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ शुगर का मेन क्या होता है,
इसका मेन नेम होता है फॉर्मेशन ऑफ शुगर। इसका मेन नेम होता है फॉर्मेशन ऑफ शुगर। एक्सक्यूज मी सर, यस सर वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। बेटा सबको सुनाई दे रहा है? पता नहीं सर, मेरे में बहुत ही ज्यादा हो रही है, मतलब नोट भी देर में हो पा रहा है, स्क्रीन में बहुत लेट शो होता है और फिर वॉइस भी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। दीप्ति ऐसा तुम्हारे साथ भी हो रहा है? सब ब्रेक तो हो रही है पर हाँ समझ आ रहा है, इतनी नहीं ब्रेक हो रही। आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोलिए, उसमें देखिए C3 साइकिल बनी होगी। देखिए C3 साइकिल में बेटा हमने 3 स्टेप्स देखने हैं। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन है, दूसरा रिडक्शन है और तीसरा क्या रीजनरेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि हम जानते हैं कि जब भी कभी हम प्लांट की लीफ की लोअर सरफेस की बात करते हैं तो प्लांट की लीफ की लोअर सरफेस में हमें दिखाई पड़ता है ये स्टील का, है ना। इस हिस्टोन से जो एंट्री करेगा हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लांट की लीफ में मौजूद है हमारा RUBP, रिबुलोज बाइफॉस्फेट। ये रिबुलोज बाइफॉस्फेट आपका 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। एक सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ आकर के ज्वाइन करेगी। इसके साथ जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान दीजिए इधर, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये पहला वाला, ये इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। 5 कार्बन वाला RUBP था, 1 कार्बन वाला आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। दोनों मिलने से क्या हो गया बेटा, 6 कार्बन वाला बनेगा। तो क्योंकि यहाँ पर कार्बन है तो 6 को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, हमने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को ब्रोमो बना लिया, है ना। क्या कर लिया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के ब्रोमो कार्बन वाला ब्रोमो बन गया। ठीक है, देखो प्रेम ऐसा है कि बेटा थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत अगर आ रही है तो बस एक रोज और वेट, कि मैंने वाईफाई लगवाना है, केबल वगैरह को मैं दिखाता हूँ, केबल वगैरह खींच के रखी हुई है, कल भी बताया था आपने। ऑफिस पे काम हो तो वहाँ पर कोरोना निकल गया और उसको बंद कर दिया गया है, तो उस पर मैं अल्टरनेट ढूंढ रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंस से काम कर लो ताकि जो चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको दोबारा नहीं देखिए क्या कहा मैंने बेटा, ये RUBP हमारा है, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, 1 कार्बन वाला आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दोनों मिले तो कितने हो गए, 6 कार्बन। 6 कार्बन को बैलेंस करने हमने 2 मोल बना दिए यहाँ पे। तो ये 2 मोल बन गए तो 6 कार्बन यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, ये बात पहला जो स्टेप है, हमने कहा था बेटा, इस स्टेप हमने कहा ऑक्सीडेशन, तो हम यहाँ S1 लिख दिया, का मतलब हो गया स्टेप कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेशन।
कभी भी आप याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना सिंपल सी चीज पड़ी होगी कि जब भी कभी हम एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्वर्ट करवाते हैं बेटा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं या रिडक्शन। ठीक है, यानी कि एसिड को अगर रिड्यूस करवाएंगे तो वो किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन कहते हैं। तो अब यहाँ पर दूसरे में क्या होगा, देखिएगा जो पॉइंट हटा देते हैं। दूसरे यहाँ पर इसका आइसोमराइजेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो। ये भी वाला कंपाउंड है और कितना बनेगा, ये 2 मोल बनेगा, ये 2 मोल बनेगा। और इसी से आपको एक चीज देखने को मिलेगी, तो ये कि आपका जो एटीपी मॉलिक्यूल है, आपका जो एटीपी मॉलिक्यूल है, वो एटीपी मॉलिक्यूल होता है डीपी है, एटीपी मॉलिक्यूल एडीपी में कन्वर्ट होगा। अब क्योंकि 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, इसलिए हमने 2 एटीपी भी लिया और 2 एडीपी भी मिला। ठीक है, अब क्या होगा कि अगले स्टेप पर ध्यान से देखें इस बात को, अगले स्टेप पर हमने क्या करवाना है, अगले स्टेप पर आपका ये कन्वर्ट आएगा आपके सर अभी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, प्लीज ये वाला स्टेप फिर से समझा दो। देखिए हमने क्या कहा, हमने इस स्टेप में कहा कि आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बना हुआ है, इसका आइसोमराइजेशन होता है, ये कन्वर्जन होता है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और इस स्टेप में क्या होता है, एनर्जी इस्तेमाल होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2-2 मोल लिए थे, इसलिए हर जगह हम 2 मोल का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए एटीपी भी हम किसमें इस्तेमाल करेंगे, 2 एटीपी हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब अगले स्टेप पे क्या होता है, अच्छा ये वाला स्टेप जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला स्टेप आप इसको जो है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाईपास भी कर सकते हो, इसको आप बाईपास भी कर सकते हो, तो उसमें उतना टेंशन होगा। आगे इसमें देखिए, इस वाले स्टेप पर यहाँ पर ध्यान से लिखा इस पॉइंट को, इस वाले स्टेप पर का जो एसिमिलेटरी पावर आपने बनाई थी, वो एसिमिलेटरी पावर कहाँ क्या करते हैं बेटा, यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं और ये बना लेते हैं NaDP+। ठीक है, कितना बनेगा, ये 2 बनेगा और मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ऑर्गेनिक फॉस्फेट के 2
ये लिखी आपने? हेलो, यस सर। सलोनी का क्या करो, कहाँ कैसे इरिटेट होकर बहुत गुस्सा इसको बहुत जल्दी आता है, बहुत गुस्सा आता है इसको। हमको तो डर लगता है किसी दिन अपना सर वर्क खुद के साथ तोड़ ले। नहीं नहीं, ऐसे बच्चों में डेंजर होता है, ऐसे पत्थर लेके अपना सर मार लेते हैं। एक सिंगल स्टेप, पहला स्टेप क्या था आपका? कार्बोक्सिल। दूसरा स्टेप कौन सा है? दूसरा स्टेप आपका रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन होता है, 2 नंबर पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। कितना बनेगा ये? 2 मोल बनेगा ये, 2 मोल ये भी बनेगा। अब देखो काम की बात, काम की बात ये होगी कि क्या है, ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि ध्यान से सुनना मरेगा, समस्या ये है कि यहाँ से हम ये जो दिख रहा है ना, ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये 2 मोल बन रहा है, मतलब ये 6 कार्बन हो गया टोटल मिला के, है ना। यस समस्या ये है कि हमने क्या करना है कि इस RuBP को वापस से रीजनरेट करना है। अगर हम इसको रीजनरेट नहीं करेंगे तो वापस से साइकिल नहीं चलेगी, वापस से साइकिल चलाने के लिए वापस आना है। और RuBP कितने कार्बन वाला कंपाउंड? 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। और इस साइकिल के थ्रू हमें क्या करना है? हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी बनाना है। तो आप देखिए, अगर यहाँ ये 2 मोल इंटू 3 कार्बन इज इक्वल टू 6 कार्बन होता है, अगर हम 5 कार्बन यहाँ पर वापस रिजनरेट कर जाते हैं तो 1 कार्बन जो बच रहा है वो 1 कार्बन कहाँ जाएगा? वो ग्लूकोज के फॉर्मेशन में जाएगा। इसमें जाएगा, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि 1 केल्विन साइकिल चलने में, 1 केल्विन साइकिल के होने में हमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का 1/6 मॉलिक्यूल ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 बार केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी, है ना। केल्विन साइकिल यस कितनी सर। बार चलानी पड़ेगी? हमें 6 बार केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी। दिस इज द रियल कंसेप्ट बेटा। बच्चा कंफ्यूज हो जाता, धराशायी हो जाता, सर टकरा करके अपनी अपनी जान ले लेता है। लेकिन क्या करता है, तो मुझे केल्विन साइकिल समझ में नहीं आ रहा। असल मसला यहाँ पर ये है कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन से हमने 5 कार्बन तो रीजनरेट कर लिया। यहाँ पर ये तीसरा स्टेप है जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। और इस रीजनरेशन के प्रोसेस में, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर हमने फिर से ATP का इस्तेमाल किया है और हमने क्या बनाया है बेटा? ADP बनाया है। अब यहाँ पर डबल ATP नहीं लेंगे, एक ही ATP से काम हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ खास बात जो हो रही वो क्या है? बात ये है कि यहाँ पर रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस होता है। इस वाले स्टेप पर क्या होता है? रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस। रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस याद करिए क्या होता था ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन में? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फिर आप देखते थे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,6 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या होता है कि हम क्या निकाल रहे थे बेटा? ये आपका रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस से निकाल रहे थे हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये जो स्टेप था हमारा, एक टाइप का ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला प्रोसेस है कि नहीं है? है ना। तो यहाँ पर हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना, इसको हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। यह है आपका
ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, ये आपका है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन यानी कि ग्लूकोज जो बना है, ग्लूकोज का 1/6 मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इस पॉइंट को बहुत अच्छे से कि चूंकि 1/6 molecule of glucose is formed in one cycle of Kelvin, ठीक है। चलिए अब आपको एक कंसेप्चुअल बात बताते हैं, ठीक है। लिख लिया इसको आपने? Yes, sir. भैया एक बार मैसेज कर दो बच्चों को Yes, कि sir. दोबारा से ज्वाइन कर लें क्लास। तो कह दो नेट ठीक चल रहा है, कह दो कि नेट ठीक चल रहा है, ज्वाइन कर ले क्लास, बैठ सकता करना सब ऐसे ही लिख देना कि सर मत पीटो, क्लास ज्वाइन कर लो, नेट सही चल रहा है। ये कंसेप्ट समझ में आया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. सुहानी सिन्हा, डॉक्टर सुहानी Yes, sir. सिन्हा, समझ में आया? अच्छा सुनो, डॉक्टर सुहानी, डॉक्टर सलोनी और कौन है? डॉक्टर कीर्ति शर्मा। और डीजे क्या है भाई? डीजे तो अपने डीजे, डॉक्टर डीजे नाम है इस बच्चे के। क्या हो गया सर? तो कुछ नहीं बेटा, कुछ तो तभी बताएंगे। चलो आगे। अब देखिए एक खास बात देखिए, खास बात ये है कि 1/6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 2 ATP, 2 NADPH और एक ATP यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है। समझ में आई बात? सवाल यहाँ से मैथमेटिक वाला सवाल यहाँ से पूछेगा कि 1/6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कितनी ATP और कितनी NADPH की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक के लिए तो 2 ATP इधर, एक इधर, 2 1 3 और फिर आपका 2 NADPH प्लस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी तरीके से फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कार्बन केल्विन साइकिल कितनी बार रन करानी पड़ेगी और हमें कितने जो है ATP और NADPH का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सवाल आपका यहाँ से बनता है। मेरा सवाल क्या है कि 1/6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कितनी ATP की जरूरत पड़ी बेटा? 2 और 1 3 और 1 2 NADPH इस्तेमाल करना पड़ा। तो पूरा कंप्लीट ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कितनी जरूरत पड़ेगी? जरा सा काउंट करके Sir, बताइए। 18 ATP, ATP, 12 12 NADPH और 6 times cycle. वेरी गुड। 18 ATP और 12 NADPH इस तरह से इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट इसी चीज को लिख लीजिए, ठीक है। कह सकते हैं कि फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें 2 ATP तो डायरेक्ट इस्तेमाल हो गई, ठीक है, और आपका 2 NADPH प्लस H प्लस का इस्तेमाल हुआ और एक और इस्तेमाल की, कब? यूज्ड इन रीजनरेशन टाइम, ठीक है।
यूज्ड इन रीजनरेशन टाइम। तो इतना जब हमने इस्तेमाल किया था तो हमें 1/6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिला था। 1/6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमें मिला था, ठीक है। देन for the production of complete glucose, that is C6H12O6 बनाने के लिए हमें 6 टर्न्स ऑफ C3 साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। कितनी? 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल की यहाँ पर हमें दरकार हुई, और इसमें that is 6 in 3 ATP and 2 NADPH plus H plus, टोटलिटी में कितना हो जाएगा? 18 ATP और प्लस 12 NADPH plus H plus। इस तरीके से एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 18 ATP और NADPH का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये चीज हो गई। इस चीज को दूसरे शब्दों में कैसे पूछ सकते हैं? दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं कि टू मेक 1 molecule of glucose how many carbon dioxide can be fixed? How many carbon dioxide can be fixed? तो आंसर क्या होगा हमारा? 6 6, है ना। 6 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे बेटा? फिक्स करेंगे। ये एक आंसर हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? टू फिक्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग 1 molecule of glucose, how many ATP and other assimilatory power used? जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपको याद करना होगा एसिमिलेटरी पावर क्या है। तो आपने कहा कि यहाँ पर हमें 18 ATP और 12 NADPH प्लस H प्लस का हमें यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। समझ में आई बात? यस सर। यहाँ पर किस तरीके से लिखा गया है। अच्छा, इसके एंजाइम्स भी हैं, तो एंजाइम्स को याद करना उतना जरूरी है नहीं। एंजाइम मत याद करना, स्टार्टिंग में इसकी जगह दिमाग में लगाना, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका
C4 साइकिल। आज से 1 साल पहले मुझे याद आता है जब हमारे पास नए नए बच्चे जुड़े थे, उसमें दीप्ति भी थी, वहां से जुड़ी थी हरियाणा से। ये बेचारी इतना परेशान बच्चा मैं देखा नहीं। वो पागल हो रही थी, प्रोनाउंसिएशन में इतनी दिक्कतें आ रही थी और सारे बच्चे थे मतलब बच्चा बोल ही नहीं पा रहा था। मतलब मैंने कितना संभाला है सारे बच्चों को, है ना। आज जो है सारे बच्चे 1 यस साल हो गए, सर। धीरे धीरे 1 साल हो रहा है ना। लास्ट ईयर हम लोगों ने जून में ज्वाइन किया था के साथ, जून या जुलाई में, है ना। जुलाई में सर। सितंबर। जुलाई में, है ना। सर 2 साल। तो धीरे धीरे एक चीज क्या होता है ना बेटा, कोई भी चीज जब हम सीखते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं बताऊं आपको कि जब मैं क्लास 11th में था तो करीब से उससे ज्यादा हमें को मारते। बताओ क्लास 12th में कोई मार खाता है? मैंने मार खाई है। मैं उनके डर से पीछे बैठ जाता था, पीछे बेंच, सबसे लास्ट बेंच पे बैठता था, तो हमको बुलाते थे। जैसे जिम्नो में सवाल पूछे से टीचर क्लास जिम्नो में चल रही है और सवाल पूछे बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेफ्रिडी आर फाउंड इन द अर्थ फॉर्म। जिम्नो चल रहा है, तो हमें क्या पता नेफ्रिडिया क्या है, हमको पता ही नहीं था, हमको पढ़ाया भी नहीं था उन्होंने, क्योंकि जिस दिन क्लास चली थी उस दिन हम थे नहीं। कितनी मोटी वो जिसमें कपड़ा लपेटते हैं, कपड़ा लपेटा जाता है, उसमें लकड़ी रहती है रोल वाली, उस लकड़ी से यहाँ मारते थे पीछे पीठ पे। बताइए, चौक हमको दे दिए एक दिन, चौक देके कहते हैं जाओ लिखो तो मास्टर बन जाओगे। ऐसी दुआ मिली कि हम मास्टर भी बन गए। यह हाल है। हम बात करने जा रहे हैं बेटा C4 साइकिल। C4 साइकिल को हम बोलते हैं हैच फ्लैग साइकिल, तो हम कहते हैं हैच फ्लैग साइकिल। हैच फ्लैग नाम के साइंटिस्ट की डिस्कवरी। सबसे पहले जो C4 लिखा हुआ है, C4 का मतलब होता है कि पहला प्रोडक्ट कितना होगा, 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट। कितना कार्बन वाला बेटा? 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट होगा। और ऐसे लिख सकते हैं इसमें द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट is 4 carbon compound, 4 carbon compound that oxaloacetic acid। क्या है ये हमारा oxaloacetic acid? क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन वाले पॉइंट पर आप याद करिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आपका एक सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को हमने कहा RUB। एक सबस्ट्रेट है, इसको हमने कहा कि ये इसका नाम है RUB, ठीक है। अब इस RUBP के साथ जो एंजाइम लगा है उस एंजाइम का नाम रूबिस्को को हमने कहा था इसका डुअल फंक्शन होता है। क्या होता है? डुअल फंक्शन। डुअल फंक्शन क्या बताया था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा है तो ये RUBP के साथ मिल करके क्या बनाएगा, 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा जो कि 2 मोल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा है तो, अगर CO2 कम है और क्या आपका ऑक्सीजन ज्यादा है, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है तब ये RUBP तो इसके साथ मिलकर के क्या करेगा बेटा, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। क्या बनाएगा ये बनाएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। और क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटो रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन कहते हैं। किस रिएक्शन के दौरान हो रहा है? फोटोसिंथेसिस के दौरान हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटो रेस्पिरेशन। अब अगर किसी प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन अगर हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है और O2 ज्यादा है, तो
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या बनेगा, कम बनेगा या नहीं बनेगा, तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। ठीक है, मैंने कार्बन कंपाउंड और इसी इफेक्ट को हमने क्या कहा था लास्ट टाइम, याद करिए, हमने कहा था ये वार्बर्स इफेक्ट, ये था हमारा वार्बर्स इफेक्ट। और जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, जो फोटो एस्पिरेशन है, मैंने क्या कहा था, ये डमी वेस्टफुल प्रोसेस है। ये वेस्टफुल प्रोसेस मैंने बताया था ना, याद है, ये आपका ये वेस्टफुल प्रोसेस है। अब इस वेस्टफुल प्रोसेस में क्या हो रहा था, पहला पॉइंट ये हो रहा था कि फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जा रही थी, डिक्लाइन कर जा रही थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि इसमें रेट वो पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया जा रहा था, लेकिन कोई यील्ड नहीं हो रहा था। देख सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस यूज्ड assimilatory power without yielding energy, without yielding energy or without yielding product। प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं बन रहा था और हम अपनी चीजें इस्तेमाल कर जा रहे थे। जैसे ठीक वैसे ही है कि हमने बैंक से 15 लाख रुपया लोन लिया, इसके लिए बिजनेस करने के लिए, क्या करने के लिए, हमने बिजनेस करने के लिए हमने 15 लाख रुपया का लोन लिया और क्या किया, बिजनेस नहीं किया, 15 लाख हमने खा करके खत्म कर दिया डकार मार के। तो ये वेस्टफुल प्रोसेस हो गया, है ना। और फिर इंसान की तरह एक्सक्यूज देना शुरू कर दिए कि अरे कोरोना लग गया था, भूखे लोग मर रहे थे, जिंदा रहेंगे दोबारा कर लेंगे, भाग जाएंगे, विजय माल्या 900 करोड़ लेके भाग गया, हमारा तो खाली 15 लाख रुपए है, देख लेंगे, समझ लेंगे, ऐसा है वैसा है। तो बेटा एक्सक्यूजर मत बनो, एक्सक्यूज मत दो, ठीक है। तो हमारे अंदर जो फोटो नहीं चल रहा हो तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम दूर करेंगे। दूर कैसे करेंगे, ये मॉडिफिकेशन ला करके। कौन सा मॉडिफिकेशन, C4 साइकिल वाला मॉडिफिकेशन ला करके हम इसको दूर करेंगे, ठीक है। तो to open for respiration, to overcome फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को ओवरकम करने के लिए C3 प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ। कौन सा, C4 प्लांट के सामने। और C4 प्लांट ने अपने अंदर डेवलप किया एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी, जिसको हमने कहा ट्रांस एनाटॉमी। हमने क्या डेवलप किया बेटा, ट्रांस एनाटॉमी हमने डेवलप, ठीक है, हमने डेवलप किया ट्रांस एनाटॉमी। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांस। छोटे बच्चे को कभी देखा है, जब ठंडी का सीजन आता है, छोटा सा बच्चा एकदम गुलाब के फूल के जैसा नन्हा सा रहता है, उसको हम क्या कर देते हैं, और उसका छोटा सा मुंह दिखाई देता है, प्यारा सा क्यूट सा। तो ये जो रैपिंग वाला फिनोमेना चलता है, देखो दीप्ति बच्चे को ढूंढ रही थी आसमान में, हाँ बच्चा कैसे दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे को हमने क्या किया, रैप कर दिया अपने। जो रैपिंग वाला फिनोमेना है ना, ये इस तरीके से, दैट इज अ ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है रैप करना, ठीक है। ट्रांस का मतलब होता है क्या, रैप करना। ट्रांस का मतलब होता है रैप। ट्रांस का मतलब होता है रैप, ठीक है। क्या रैप करते हैं, इसमें रैप क्या करते हैं, इसको लिखिए ना, कुछ छोटा तो नहीं इसमें। अब तुम लोग सब सुन लो, सुहानी, दीप्ति और कौन है जिसको चश्मा नहीं लगाता है, कौन नहीं लगाता, पलक, सलोनी, कीर्ति।
तो सब सुन लो कान खोल के, जा करके चश्मा लगवा लो अपना, जिसके ऊपर एंटी ग्लेज चश्मा होता है, एंटी ग्लेज चश्मा होता है। ये जो लाइट का एक्सपोजर पड़ता है ना, अंधे हो जाओ। 0.25 था, इस वक्त 0.75 नंबर है हमारी आंख का, समझे कि नहीं? जाके 400-500 रुपए का अलग चश्मा बनेगा, बनवा लो हल्का फुल्का। कौन सा महफिल में पहन के जाना है तुमको चश्मा? चश्मा नहीं, आंखों में पेन होगा, दिक्कत पड़ जाएगी। चलो आगे चलो, देखो यहाँ पर जो रैपिंग की बात होती है, ये जो रैपिंग की बात होती है, क्लियर कर सकते हैं कि जो सेल्स होती है हमारी, सेल्स रैप्ड वैस्कुलर बंडल, सेल्स रैप्ड वैस्कुलर बंडल। जैसे देखते हैं, तो ये आपका प्लांट सेल है, एक लीफ है ये, ऊपर की तरफ एपिडर्मिस है, नीचे की तरफ भी आपके पास एपिडर्मिस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मौजूद है आपका स्टिमेटा, ये स्टिमेटा है। ठीक है, और चारों तरफ यहाँ पर, यहाँ बीचों बीच में आपको दिखाई पड़ता है वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल दिख रहा है, ये वेस्कुलर बंडल है। इस वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ आपको एक शीट दिखाई पड़ेगी, वेस्कुलर बंडल को भी चारों तरफ घेर जाएगा। ये वेस्कुलर बंडल है जी, इसके चारों तरफ आपको एक सेल दिखाई पड़ेगी, इस सेल को हम बोलते हैं बंडल शीट सेल। क्योंकि वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ की कवरिंग बना रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बंडल शीट सेल। मतलब वेस्कुलर बंडल शीट मतलब होता है कवरिंग, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ शीट आ रही है, इसलिए क्या हुआ आपका बंडल शीट सेल। ठीक है, अभी बंडल शीट सेल के अलावा आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, यहाँ पे चारों तरफ इसके एक स्पेशल टाइप की सेल्स दिखाई पड़ती है, उस सेल्स को हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। लेकिन ये सेल्स आप दिखाई पड़ रही हैं, ये सेल्स हमारी कौन सी हैं, आपके मेसोफिल सेल्स। ये आपकी मेसोफिल सेल, ठीक है, ये आपकी मेसोफिल सेल। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं, ये आपकी मेसोफिल सेल्स है। ये रेड कलर का जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बंडल शीट सेल। और ये जो structure है, इसको ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये आपका epidermis है। ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस।
ये है आपका लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। बंडल शीथ सेल्स जो आपको दिख रही है, इस बंडल शीथ सेल की स्पेशल फीचर क्या है पता है? स्पेशलिटी क्या है पता है? इसकी स्पेशलिटी बहुत जबरदस्त है। स्पेशलिटी इसकी ये है कि इस बंडल शीथ सेल्स में बेटे रिलेटिवली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमेशा यहाँ पर ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो CO2 यहाँ ज्यादा रहता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ पर हमेशा बहुत कम रहता है रिलेटिवली। अब आप बताइए कि इस बंडल शीथ सेल्स के अंदर रहेगा, और दूसरी चीज इस बंडल शीथ सेल्स में भी ही आपका ये एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं रूबिस्को प्रेजेंट। बंडल शीथ सेल्स में आपका रूबिस्को प्रेजेंट होता है। अब आप देखिए, जब स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा, यहाँ पर पहुंचेगा CO2 वहीं जाएगा जहां बंडल शीथ सेल्स के अंदर, जहां रूबिस्को मौजूद होगा। और रूबिस्को कहाँ मौजूद है? मेसोफिल सेल्स में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? बंडल शीथ सेल्स में है। लेकिन जो C3 प्लांट था, C3 प्लांट में जो रूबिस्को है वो कहाँ था? मेसोफिल सेल्स में था, ठीक है। वो या इस चीज को याद रखना। तो अब आप देखिए कि जब रूबिस्को का नेचर क्या था? रूबिस्को का नेचर ये था रूबिस्को का नेचर ये था कि जब CO2 का लेवल ज्यादा हो तो वो CO2 के साथ काम करेगा, जब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो तो वो ऑक्सीजन के साथ काम करेगा। तो C3 प्लांट ने इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या किया? अपने अंदर क्रांस एनाटॉमी डेवलप की। क्रांस एनाटॉमी की वजह से ये हुआ कि बंडल शीथ सेल्स के अंदर रूबिस्को पाया जाने लगा, और बंडल शीथ सेल्स जो थी वो आपकी स्टोमेटा की लोकेशन से, यहाँ से इस स्टोमेटा की लोकेशन से क्या थी बेटा? दूर थी। स्टोमेटा यहाँ है, बंडल शीथ सेल्स यहाँ पर है। स्टोमेटा यहाँ पर है, बंडल शीथ कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये स्टोमेटा से दूर थी, इसलिए CO2 का कंसंट्रेशन धीरे धीरे यहाँ पर ज्यादा होगा, और इसी रास्ते से तो ऑक्सीजन भी जाता है ना, आसपास ऑक्सीजन भी रहता है। लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में क्या था? तो जब कंसंट्रेशन हमेशा कम रहेगा, CO2 का कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगा, तो आप देखिए यहाँ पर ग्लूकोज के फॉर्मेशन की रेट ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू फोटोरेस्पिरेशन। तो फोटोरेस्पिरेशन यहाँ पूरी तरीके से ही नहीं होता है। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं अपनी कॉपी पर, वो क्या है? नंबर 1, बंडल शीथ सेल्स relative concentration of oxygen is lower than carbon dioxide, ठीक है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रूबिस्को found in bundle sheath cells, hence Rubisco always promotes carboxylation. Always carboxylation. ये पॉइंट हमें लगता है क्लियर हो गया।
आगे चले। यस सर। तो देखो बेटा, इसको बनाइएगा अपने कॉपी में। ये सेल्स के रिलीफ के दो कंपार्टमेंट हैं। ऊपर वाले को हमने कहा कि ये मेसोफिल सेल, ये क्या है? मेसोफिल सेल। यह है आपका मेसोफिल सेल। और नीचे वाला कौन सा है? बंडल शीट सेल। ठीक है। यस सर। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं C4 साइकिल। यहाँ पे मौजूद है आपका इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर मौजूद है आपका इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंटा से आएगा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कहाँ से? एटमॉस्फेयर। और मेसोफिल सेल्स में एक सबस्ट्रेट मौजूद होता है। उस सबस्ट्रेट को हम बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, PEP। क्या ये? PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अभी जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है ये आपका होता है 3 कार्बन का कंपाउंड। अब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के पहला प्रोडक्ट बनाएगा। उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उसको हम बोलेंगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है भाई। क्या बनाएगा ये? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। ठीक। और यहाँ जो एंजाइम इस्तेमाल होगा उस एंजाइम को हम बोलेंगे पेप्टेज। पेप्टेज हमारा एंजाइम है। ठीक है। मेसोफिल के अंदर ही आपका ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड जो बन गया है, तो ये मैलिक एसिड जो है, ये मैलिक एसिड को ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पर? मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होगा बंडल शीट सेल्स में। तो जब मैलिक एसिड इसके अंदर आएगा ट्रांसपोर्ट होकर के, तो ये मैलिक एसिड के अंदर क्या होगा पता है? क्योंकि ये कितना कार्बन है बेटा? 4 कार्बन है। ये 4 कार्बन है। ये जो मैलिक एसिड यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुआ ये भी 4 कार्बन है। तो इनमें से क्या होगा कि कार्बन का CO2 निकलेगा अलग होकर के, और 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड अलग हो जाएगा। माइक बंद करिए। 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड अलग हो जाएगा। ध्यान से सुनना। 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड अलग हो गया, 1 कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो अब आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अलग हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके कहाँ पर जाएगा? सिर्फ प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये वापस से जो है जाएगा कहाँ पर? ये जाएगा आपके कैल्विन साइकिल में।
ये आपकी कहाँ पर जाएगा बेटा, ये जाएगा कैलोरी साइकिल में, ठीक है। तो यहाँ पर चलेगी C3 साइकिल। अब C3 साइकिल चलेगी तो क्या बनेगा, इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और ये जो पायरुविक एसिड आपको मिला, ये जो पायरुविक एसिड मिला था, ये पायरुविक एसिड वापस से, ये पायरुविक एसिड वापस से कहाँ पर जाएगा बेटे, आपके मीजोफिल सेल्स के अंदर एंटर करेगा। मीजोफिल सेल्स के अंदर ये पायरुविक एसिड जाएगा, और ये वापस से किससे कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, फॉस्फेनॉल पायरुवेट। तो जहां से हम चले थे वहीं से वापस, ठीक है। तो मेन मकसद हमारा क्या हुआ कि ये बंडल शीट सेल्स जो आप देख रहे थे यहाँ पे, यहीं पे आपका ये मैलिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके C3 साइकिल में जा रहा था, और बाकी 3 कार्बन क्या रहा था, पायरुविक एसिड के फॉर्म में बदल के वापस से जो है इस साइकिल को रन करा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं पूरा सिनेरियो, ये C4 साइकिल का है। अब क्योंकि हमेशा CO2 ही मिलेगा, इसमें हमेशा क्या मिला बेटा, CO2 ही मिल रहा है, इसमें हमेशा क्या मिल रहा है, CO2 ही मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर हमेशा क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा, फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यस सर। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि C4 साइकिल का मेन पर्पस क्या हुआ, मेन पर्पस क्या हुआ इसका, पर्पस इसका ये हुआ कि ट्रांसपोर्ट CO2 टू BHC, है ना, ट्रांसपोर्ट CO2 to bundle sheath cells to prevent photorespiration. टू प्रिवेंट फोटोरेस्पिरेशन, ठीक है। तो आपका ये C4 साइकिल भी बेटा फिनिश हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको लेकर के चलेंगे किससे, टाइम प्लांट में और फोटोरेस्पिरेशन में। ओके सर। फिर आपका फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ लिया, 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 ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये भी पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा, ठीक है। तो फिर यस सर। आज की सभा यही समाप्त करते हैं, हम लोग फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी। ओके सर। कल के सिलेबस में थैंक यू क्या क्या देना, कल के सिलेबस में क्या क्या देना था मुझे टेस्ट में। सर।